प्रिय विद्यार्थियों, आज के कालांश में आप ऑनलाइन कालांश में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। विद्यार्थियों, हमने बीए पार्ट सेकंड के रीतिकालीन काव्य की जो प्रमुख विशेषताएं हैं उसके संदर्भ में पढ़ा। रीतिकाल का जो युग है वो अपने आप में नई प्रवृत्तियों का युग रहा है, जिसमें श्रृंगार, नायिका भेद और इसके अतिरिक्त वीर वर्णन, वीर काव्य रस का वर्णन, तो अनेक ऐसी विशेषताएं हैं जो रीतिकाल में हमें मुख्य रूप से देखने को मिलती है। रीतिकाल में कवि और आचार्य बनने की जो प्रतिस्पर्धा थी, उस प्रतिस्पर्धा ने में एक नई वर्ग को जन्म दिया। वो था रीति मुक्त काव्यधारा के कवि, जिन्होंने कवि को बनना ही श्रेयकर माना। वो आचार्य नहीं बन पाए, किंतु उनकी रचनाएं आज भी रीतिकालीन काव्य में अपना महत्वपूर्ण स्थान रखती है। तो आइए हम इसके जो शेष हमारे जो रह गए थे क्वेश्चंस के जो मूल उत्तर है उनके हम बात करते हैं। तो रीतिकालीन काव्य की अगली विशेषता है वीर रस की प्रधानता। तो लिखिए, रीतिकाल में भूषण पद्माकर, आलम जैसे कवियों ने वीर रस को प्रधानता देते हुए अपने आश्रयदाताओं का यश, युद्ध कुशलता एवं दानवीरता, युद्ध कुशलता दानवीरता का वर्णन किया है। कवि भूषण ने आश्रयदाता छत्रपति शिवाजी एवं छत्रसाल के शौर्य का अद्भुत वर्णन किया है। वीर रस के कवियों ने श्रृंगार रस हटकर वीर रस को काव्य का प्रमुख रस बनाया। तो उन्होंने वीर रस का काफी शिवाजी को हिंदू धर्म के रक्षक के रूप में
काव्य में चित्रण किया है। शिवाजी का युद्ध परायण प्रस्थान करना। काव्य में वीर भाव को जगाता है, वीर भावना को जगाता है। यानी कि हम ये कह सकते हैं रीति काल में भूषण, पद्माकर, आलम जैसे कवियों ने वीर रस को प्रधानता देते हुए अपने आश्रयदाताओं का यश, युद्ध कुशलता एवं दानवीरता का वर्णन किया है। कवि भूषण ने आश्रयदाता छत्रपति शिवाजी एवं छत्रसाल किशोरी का अद्भुत वर्णन किया है। वीर रस के कवियों ने श्रृंगार रस से हटकर वीर रस को काव्य का प्रमुख रस बनाया है। शिवाजी को हिंदू धर्म के रक्षक के रूप में काव्य में चित्रण किया है। शिवाजी का युद्ध परायण के लिए प्रस्थान करना भी काव्य में वीर भावना को जगाता है। इसका एक उदाहरण देख लीजिए। एक उदाहरण है जिसमें साजी चतुरंग, साजी चतुरंग सेन, अंग में उमंग, धारी, सरजा के शिवाजी, जंग जीतन चलत है। अर्थात यहाँ शिवाजी की युद्ध कुशलता के बारे में यहाँ वर्णन किया है कि साजी के यानी सज धज करके 4 प्रकार की सेना, उन सेनाओं को अंग में जोश भर करके युद्ध के लिए प्रस्थान कर रहे हैं। शिवाजी जंग यानी युद्ध को जीतने के लिए चल पड़े हैं। तो यहाँ पर वीर भाव को जगाने वाला ये पद्यांश है। तो यहाँ पर इस प्रकार वीर रस के कारण काव्य में विविधता आ गई है, ये रीतिकाल की एक विशेषता कही जा सकती है। यानी ये भी वीर रस का जो वर्णन किया है ये भी एक कविता का ही एक हिस्सा है। कवि ने यहाँ पर इसका वर्णन किया है, ये उदाहरण है इसका। तो इस प्रकार से युद्ध कुशलता का बड़ा ही आकर्षक और मनभावन चित्रण कवियों ने किया है। चाहे कोई भी हो, सभी कवियों ने अपने आश्रयदाताओं की जो भी युद्ध कुशलता है, उनकी पराक्रमता है, उसी पराक्रम पर अपने भावों को, विचारों को अभिव्यक्ति दी है। तो अगला है हमारा वह भक्ति और नीति की प्रधानता। भक्ति और नीति की प्रधानता। भक्ति और नीति में देखिए, भक्ति और नीति का सबसे बड़ा है उदाहरण है आपके बिहारी भी हो सकते हैं और वृंद कवि भी हो सकते हैं, जिन्होंने भक्ति और नीति पर सर्वाधिक अपने काव्य को लिखा है। तो अगला हमारा टॉपिक है, जो पॉइंट है
वो है छठा पॉइंट, भक्ति एवं नीति का चित्रण रीतिकाल में केवल श्रृंगार ही काव्य का मुख्य विषय नहीं था, यानी विषय नहीं था। भक्ति एवं नीति का चित्रण रीतिकाल में केवल श्रृंगार ही काव्य का मुख्य विषय नहीं था। कवियों ने रीतिकाल में भक्ति और नीति पर भी दोहे लिखे हैं। कवि बिहारी, कवि वृंद इसके उदाहरण है। तो कवि बिहारी इसके उदाहरण हैं। भक्ति और नीति संबंधी दोहे इसके लिखे गए हैं और इसके उदाहरण लिखे हैं कवियों ने। भक्ति के बहाने अपने किए गए पापों के प्रति ये पश्चाताप के भाव है, जो भक्ति के रूप में प्रकट हुए हैं। अर्थात भक्ति के बहाने अपने किए पापों के प्रति पश्चाताप के भाव है, जो भक्ति के रूप में प्रकट हुए हैं। तो ये कवि कहना चाह रहा है भक्ति में वैसी शुद्धता नहीं है जैसी भक्ति काल में रही है। यानी भक्ति काल जैसी वहां सुविधा नहीं थी। भक्ति काल तो इसलिए इन्होंने भक्ति में राधा एवं कृष्ण को नायक नायिका बनाकर उनकी स्तुति की है, यानी उनकी प्रार्थना की, उनकी यशगान का वर्णन किया है। बिहारी का यह उदाहरण देखिए।
जैसे बिहारी ने कहा है, मेरी भव बाधा हरो, मेरी भव बाधा हरो, राधा नागरी सोई। राधा नागरी यानी चतुर, सोई। जा तन की झाई पड़े, जा तन की झाई पड़े, श्याम हरी धुती हुई। श्यामू हरित धुती होई। अर्थात यहाँ पर राधा की स्तुति की गई है, राधा की प्रार्थना की गई है, राधा की भक्ति की यहाँ पर चित्रण किया गया है। तो जहां तन की झाई परे श्याम हरिधुती, यानी भगवान कृष्ण भी जिनकी परछाई मात्र पड़ने से राधा की वे खुश हो जाते हैं। तो निश्चित रूप से अगर राधा चाहती है कि मुझे भी इस संसार से मुक्ति मिले, तो इस संसार सागर से कवि बिहारी जी स्वयं की मुक्ति के लिए राधा से प्रार्थना करते हैं। तो इसमें भक्ति का जो रूप है नायक नायिका के रूप में भी दिखाई दे रहा है, तथा भक्ति का जो रूप है वो भी दिखाई दे रहा है। अब आता है, हम कहते हैं नीति। तो अब देख, इसी प्रकार कवि ने नीति पर भी अपने दोहे लिखे हैं। कवि वृंद इसमें सबसे अधिक नीति संबंधी दोहे लिखने के कारण प्रसिद्ध है। नीति के दोहे हमें जीवन में नए अनुभव से अवगत कराते हैं। यानी कि नीति संबंधी दोहे भी कवि वृंद ने लिखे हैं और सबसे अधिक इन्होंने दोहे लिखने के कारण ये प्रसिद्ध है। नीति की दोहे हमें जीवन के नए अनुभव से अवगत कराते हैं। अब देखिए, अवगत कराते हैं यहां तक किस तरह से। अब इसका उदाहरण लिखें। उदाहरण है नीति संबंधी है। नीकी पे फीकी लगे, नीकी पे फीकी लगे, बिन अवसर की बात, बिन अवसर की बात। जैसे बरनत युद्ध में रस श्रृंगार न सुहात। तो इसमें ये बात कही गई है और क्या कहा है कि नीकी के फीकी लगे, बिना अवसर की बात। यानी कोई बात अगर करें तो वो अवसर के अनुरूप होनी चाहिए। अगर बिना अवसर के, बिना मौके के अगर कोई बात करे, जैसे युद्ध के मैदान में श्रृंगार रस की बातें नहीं की जा सकती। क्यों? क्योंकि वो अवसर नहीं है। युद्ध के समय तो वीर रस की बात होनी चाहिए, युद्ध के माहौल की बात होनी चाहिए। तो वो वैसे ही है, समय और परिस्थिति के अनुकूल ही हर बात होनी चाहिए। तो यहाँ एक में यहाँ भक्ति है, यहाँ भक्ति का है उदाहरण, और यहाँ नीति का उदाहरण है।
तो इस प्रकार से भक्ति और नीति के ऊपर भी रीतिकाल के कवियों ने अपनी रचनाओं का विधान किया है। तो ये सभी क्या है, भक्ति और नीति से संबंधित। तो अब अगला हमारा पॉइंट आता है, वो है प्रकृति का चित्रण। प्रकृति का चित्रण 7वां पॉइंट है, प्रकृति का चित्रण। प्रकृति सदैव कवियों को अपनी ओर आकर्षित करती रही है। सभी कवियों ने प्रकृति के लिए, चाहे आधुनिक आदिकाल हो, चाहे भक्ति काल हो, चाहे रीति काल हो, सभी कवियों ने प्रकृति के बारे में अपने विचार को अनुभूति दी है। नए रूप में उसे प्रस्तुत करने में वो पीछे नहीं रहे। रीति काल के कवियों ने भी प्रकृति को महत्वपूर्ण, जैसे सेनापति जैसे कवियों ने या केशवदास जैसे कवि, पद्माकर जैसे कवियों ने सर्वाधिक महत्व दिया है। तो अगला पॉइंट है प्रकृति का चित्रण। प्रकृति चित्रण, प्रकृति चित्रण। रीति काव्य में प्रकृति चित्रण को भी महत्व दिया गया है। प्रकृति चित्रण को भी महत्व दिया गया है। कवि देव बिहारी, सेनापति, पद्माकर आदि कवियों ने प्रकृति के विविध रूपों का चित्रण अपने काव्य में किया है। कवि सेनापति ने ऋतु वर्णन के रूप में 12 मासा का चित्रण किया है। प्रकृति रीति कवि दरबारी थे। उन्होंने प्रकृति के स्वच्छंद रूप का खुलकर चित्रण किया है। यानी हम फिर देखें तो देखिए, रीति काल के काव्य में प्रकृति को विशेष महत्व दिया गया है। कवि देव बिहारी, सेनापति, पद्माकर आदि कवियों ने प्रकृति के विविध रूपों का चित्रांकन अपने काव्य में किया है। कवि सेनापति ने ऋतु वर्णन के रूप में 12 मासा का चित्रण किया है। रीति कवि दरबारी थे। उन्होंने प्रकृति के स्वच्छंद रूप का खुलकर चित्रण किया है। प्रकृति का उद्दीपन रूप एवं
आलंबन रूप का, आलंबन रूप का चित्रण किया है, आलन रूप का चित्रण किया है। तो कहने का तात्पर्य है कि किस तरह से कवि ने प्रकृति का मन भावन और आज आकर्षक चित्रण कवि ने किया है, इसके रूप में एक उदाहरण है, उदाहरण में दामिनी, दमक, सुरचाप की चमक, सुरचाप की चमक, शाम घटा, गठासी, झमक, अतिघोर, झकझोर, थे। यानी यह आपके सेनापति कवि का वर्षा ऋतु का वर्णन है, जिसमें आसमान में भगवान यानी कि जैसे सुरचाप यानी इंद्रधनुष के समान बिजली आसमान में चमक रही है। शाम घटा काले बादलों के बीच में अति घोर झकझोर है, तेज हवा चल रही है और घनघोर वर्षा हो रही है। इसका मन भावन चित्रण कवि सेनापति ने इस कविता के अंतर्गत उद्दीपन रूप में इसका चित्रण किया है। तो इस प्रकार से यह प्रकृति का जो रूप है वो कवियों को सदैव अपनी ओर आकर्षित करता रहा है, जिसका चित्रण इसमें किया गया है। अब देखिए अगला हमारा जो उदाहरण है वो है नायिका भेद। प्रकृति के अंदर अगला जो हम चित्रण करेंगे वो है नायिका भेद। उदाहरण के रूप में देखिए बहुत सारे कवियों ने, क्योंकि रीतिकाल के कवियों का मूल विषय ही नायिका सौंदर्य रहा है, तो इसलिए सभी कवियों ने नायिका को बड़े ही आकर्षक और मन भावन रूप में चित्रित करने में कोई कमी नहीं छोड़ी है। और नायिका भेद में तो कवि देव का नाम लिया जा सकता है। नायिका भेद, नायिका भेद ये कौन सा है? 8वां पॉइंट है। 8वां पॉइंट में नायिका भेद। देखिए नायिका भेद में रीति काव्य में श्रृंगारिकता को यानी रीति काल में श्रृंगारिकता को आधार प्रदान करने में नायिका भेद प्रमुख रहा है। रीति काल के कवियों ने काव्य में विभिन्न नायिकाओं का वर्गीकरण किया है। वर्गीकरण किया है। यानी जैसे
स्वकीय नायिका, एक होती है परकीय नायिका, एक परकीय नायिका और एक सामान्य नायिका। सामान्य नायिका ये सभी है अवस्था के अनुसार, अवस्था के अनुसार भेद। इसमें देखिए एक तो है ज्ञात यौना, अज्ञात यौना, अज्ञात यौना, दूसरी है ज्ञात यौना, एक है प्रौढ़ा। जो विवाहित होती है, तो ये सभी जितने भी हैं इनका वर्णन ये ने किया है प्रौढ़ा। एक होता है ये सभी स्वकीय, परकीय, सामान्य, अवस्था के अनुसार ज्ञात, अज्ञात यौवना और ज्ञात यौना, प्रौढ़ा, ये सभी नायिकाओं के भेद हैं। कवि देव ने नायिका भेद को सर्वाधिक महत्व दिया है। इसका उदाहरण देखिए, क्या कहते हैं, पहले यौवन रूप गुण शील प्रेम पहचान कुल वैभव भूषण बहुरी आठों अंग बखानी। यानी कि नायिका को क्या क्या गुण होने चाहिए। एक नायिका में यौवन का गुण, यौवन से परिपूर्ण, रूप में सौंदर्य, गुणों की खान, अच्छा स्वभाव, प्रेम उसकी पहचान हो, कुल और वैभव भी अच्छा हो, आभूषण से लदी यानी भरी पूरी हो, बहुरी फिर आठों अंग बखानी। ये आठों अंग ही किसी नायिका की सुंदर पहचान बनाने के लिए विशिष्ट है। तो इस प्रकार से कवि देव ने इस उदाहरण में नायिका के उस भेद का चित्रण किया है। रूपसी नायिका का, रूप सौंदर्य से परिपूर्ण नायिका का सौंदर्य किया है। इस प्रकार नायिका भेद में श्रृंगार रस की सरस अनुभूति हुई है। ये सब किसने कहा? कवि देव ने श्रृंगार रस को ही, क्योंकि श्रृंगार की मूल आधार नायिकाएं होती है, इसलिए नायिकाओं के ही सौंदर्य को सर्वाधिक महत्व देते हुए कवि ने उनके विभिन्न प्रकार के सौंदर्य की उपमानित उसे किया है। तो इस प्रकार ये विशेषताएं थी। 8 विशेषता हो चुकी। अब आता है अगली जो विशेषता है
वो विशेषता है जो है काव्य में छंद की प्रधानता। अलंकार की प्रधानता तो थी, लेकिन छंद भी अपनी काव्य में विशिष्टता रखते हैं। कौन कौन सी ऐसी छंदों की भी विशेषताएं हैं जो देखी जा सकती है। कवि आपके केशवदास छंदों के सबसे बड़े महाछंदकार माने गए हैं। तो देखिए, 9वां जो पॉइंट है वह है छंदों का विधान। छंदों का विधान, छंद विधान जिसे हम कह सकते हैं रीति काव्य में रोचकता लाने के लिए, रोचकता लाने के लिए कवियों ने, रोचकता लाने के लिए कवियों ने छंदों को महत्व दिया है। राग, लय, गति, यति, कर्म, आदि के कारण काव्य में संगीत का जैसा भाव समा गया है। कवि केशवदास एवं अन्य रीतिकाल के कवियों ने छंदों का नवीन विधान किया है। केशव के काव्य को तो छंदों का, केशव के काव्य को छंदों का अजायब घर भी कहा जाता है। इसका मूल कारण छंदों की विविधता है। छंदों की विविधता एवं अधिकता है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि रीति काव्य में रोचकता लाने के लिए कवियों ने छंदों की महत्व दिया। राग, लय, गति, यति, क्रम आदि के कारण काव्य में संगीत जैसा भाव समा गया है। कवि केशवदास एवं अन्य रीति के कवियों ने छंदों का नवीन विधान किया। केशवदास के काव्यों को तो छंदों का अजायब घर भी कहा जाता है। इसका मूल कारण छंदों की विविधता एवं अधिकता है। ये सारी विशेषताएं जो है वो काव्य में देखी जा सकती है।